हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओशन बैंकिंग एकेडमी। फ्रेंड्स, पीपीबी की जो सीरीज चल रही है कंप्लीट सीरीज, उसमें आज हम लोग एमएल केवाईसी गाइडलाइंस का जो पार्ट सेकेंड है यानी चैप्टर 2 का पार्ट सेकेंड करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए कि यहाँ पर नो योर कस्टमर पॉलिसी क्या होता है। कई बार होता है ना कि आपके फादर या आप खुद केवाईसी कराने के लिए बैंक में जाते हैं कि भाई वहां से बुलावा आता है कि भाई एक काम करो, अब केवाईसी करा लो आकर के, काफी पुराना हो गया है, काफी डॉक्यूमेंट जो जमा किए थे आपके काफी पुराने हो गए हैं। तो वहां पर जाकर के आपको क्या करना होता है, वहां पर आपको जो नए आइडेंटिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, आपके आइडेंटिफिकेशन वाले जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उनको वापस से सबमिट करना रहता है। ठीक है, ताकि जो बैंक वो सारी चीजें अपडेट कर पाए। जैसे मान लिया आप कहीं रहते थे, आपका एड्रेस बदल गया, आपका चेहरा बूढ़े हो जाते हैं, चेहरा बदल जाता है, आपके सिग्नेचर बदल जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें बदल जाती है। तो इसलिए यहाँ पे जो केवाईसी नॉर्म्स हैं वहां पर अब तो हालांकि मैंडेटरी कर दिया गया हर बैंक के लिए कि भाई केवाईसी जो है पॉलिसी वो सबको बनानी है, हर एक बैंक को बनानी है और सबका केवाईसी भी कराना है। तो यहाँ पर जो पुराना टाइम था, जब 2002 के पहले की जो बात थी, तो वहां पर क्या होता था, वहां कोई पॉलिसी वगैरह नहीं बनती थी। वहां नॉर्मली क्या करती थी, बैंक कहती थी कि भाई अगर आप दूसरे कस्टमर को जानते हो, जैसे मान लिया कोई जो पहले से कस्टमर बैंक में है, अगर आप उसको जानते हो तो एक काम करो, उसी को ले आओ, उसकी गवाही दिलवा दो और हम मान लेंगे कि भाई हाँ वो जानता है और आप धोखाधड़ी नहीं करोगे, आप अच्छे इंसान हो। यहाँ तक बात क्लियर हो जाती थी, इसी के बहाने आपका केवाईसी हो जाता था। अगर मान लो पहले से किसी का अकाउंट नहीं है, तो अगर आप किसी इंप्लॉई को जानते हो उसी बैंक के अंदर, किसी इंप्लॉई को, ब्रांच मैनेजर को, असिस्टेंट मैनेजर को या किसी क्लर्क को, किसी को भी जानते हो, उसको ले आओ और आपके बिहाफ पे गवाही दे देगा, तो यहाँ पर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और केवाईसी आपकी डन हो जाएगी। लेकिन 2002 यानी 2002 के बाद में यहाँ पर इन्होंने केवाईसी की काफी सारी चीजें बदल डाली। उन्होंने बोला कि अगर कोई नया कस्टमर आता है, ठीक है, या कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर पहले से है, तो उसको जो केवाईसी पॉलिसी बैंक बनाएगा उसके अकॉर्डिंग जो है क्या क्या चीजें मैंडेटरी हैं जो कि बैंक के पास में आपको ला करके देना पड़ेगा और बैंक उनको वेरीफाई करेगा, उसके बाद ही में आप कस्टमर के तौर पे बैंक के साथ जुड़े रह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर उसने सबसे पहले क्या बताया, बोला क्या था, बोला कि प्रायर टू द इंट्रोडक्शन ऑफ नो योर पॉलिसी गाइडलाइंस इशूड बाई आरबीआई। ठीक है, जो आरबीआई द्वारा गाइडलाइंस इशूड होती हैं, बोलता है कि जो इशू करी गई थी, बोलता है द बैंकिंग प्रैक्टिस वाज टू ऑब्टेन इंट्रोडक्शन, कहता है न्यू कस्टमर फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर। ठीक है, जो नया कस्टमर आता था एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर से जान पहचान करवा देता था, सेटिस्फैक्टरी अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर सर्टेन पीरियड और फ्रॉम ए स्टाफ मेंबर हु नोज कस्टमर प्रॉपरली। ये वही बात लिखी जो मैंने अभी डिस्कस करी है। ठीक है, आगे देखिए, बोलता है द पर्पज ऑफ दिस प्रैक्टिस, कहता है इसका पर्पज क्या था, गेटिंग प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो 1881 है, ये 1881 ये एक्ट बनाया गया है। इस एक्ट के तहत यहाँ पर प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पर केवाईसी कराना जरूरी है। किसकी केवाईसी कराना जरूरी है, कस्टमर की केवाईसी कराना जरूरी है। तो बोलता है आफ्टर आरबीआई गाइडलाइंस ऑन द केवाईसी द बैंक्स हैव बीन एडवाइज्ड नॉट टू ऑब्टेन इंट्रोडक्शन। बोलता है एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू हैव ए केवाईसी पॉलिसी लेइंग डाउन केवाईसी एंड एमएल नॉर्म्स। देखिए, इसने बोला कि भाई अब जो पहले इंट्रोड्यूस किया करते थे, एक दूसरे से बुला करके लाते थे, भाई मैं इनको जानता हूं, आप इनका अकाउंट खोल दीजिए, या ये कोई स्टाफ मेंबर, स्टाफ का बंदा होता था, कोई बैंक का बंदा होता था, वो बोल देता था भाई मैं इनको जानता हूँ, इनका अकाउंट खोल दीजिए, वो खुद ही खोल देता था। ठीक है, तो वो सारी जो कहानी होती थी वहीं पर बंद हो गई। अब इसके बाद में क्या है कि उसने बोला कि जो केवाईसी पॉलिसी होता है जो बैंक को बनानी होती है, बैंक के पास होती है, उसके अकॉर्डिंगली जो केवाईसी नॉर्म्स है या एमएल के नॉर्म्स हैं, जो वहां पर जो जो बातें लिखी गई उनको कंप्लाई करना जरूरी होगा, यानी कंप्लायंस जरूरी हो गए हैं। अब केवाईसी में क्या क्या चीजें आती है, सारी बातें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एमएल के अंडर में क्या आएगा, केवाईसी नॉर्म्स की जो डेफिनेशन है यहाँ पर अभी हम लोग कवर करने वाले हैं। जैसे इन्होंने बोला कि फॉर्मूला प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट सेक्शन 2H बोलता है क्लाइंट का मतलब कौन, क्लाइंट का मतलब कौन सा क्लाइंट, किसे क्लाइंट कहेंगे, बोलता है मीन्स अ पर्सन who is engaged in the financial transaction or activity, कहता है विद द रिपोर्टिंग एंटिटी। रिपोर्टिंग एंटिटी क्या है, रिपोर्टिंग एंटिटी यानी कोई जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसके साथ में, समझिए, देखिए यहाँ पर जैसे मान लिया एक है बैंक, ये बैंक है और यहाँ पर एक कस्टमर जाता है, ये कस्टमर इसके साथ में क्या करता है, ट्रांजेक्शन करता है।
ट्रांजेक्शन का मतलब या पैसे जमा करे, निकाले, अकाउंट ओपन करे, कुछ भी इससे ट्रांजेक्शन करता है। तो यहाँ पर जो ये होती है इसको रिपोर्टिंग एंटिटी बोला जाता है। रिपोर्टिंग एंटिटी क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसको रिपोर्ट करना पड़ता है, इसको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को, या कोई प्रेस्क्राइब और दूसरी अथॉरिटी है तो उसको रिपोर्ट करना पड़ता है, बताना पड़ता है। कब बताना पड़ता है? अगर ये जो कस्टमर है ना, अगर ये सस्पेक्टिंग है, सस्पेक्टिंग इन द सेंस कि ये बंदा जो पैसा जमा कर रहा है, निकाल रहा है, ये अवैध तरीके से कमाया गया पैसा, इलीगल तरीके से पैसा कमाया गया है, या मनी लॉन्ड्रिंग का करने का प्रयास कर रहा है, या फिर कुछ और झोल झाल कर रहा है, तो अगर इसको सस्पेक्टिंग लगता है बैंक को, तो ये क्या करता है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को ये इन्फॉर्म कर देता है, और इसीलिए इसको रिपोर्टिंग एंटिटी बोला जाता है। ठीक है, समझ गए यहां तक की बात? तो कहता है क्लाइंट का मतलब कौन? कहता है क्लाइंट का मतलब कि जो ट्रांजेक्शन करे, वो पर्सन ट्रांजेक्शन करे किसी बैंक के साथ, यानी रिपोर्टिंग एंटिटी के साथ में, उससे यहाँ पर क्लाइंट माना जाएगा। इंक्लूड्स पर्सन हुज ऑन हुज बिहाफ पर्सन हु एंगेज इन द ट्रांजेक्शन और एक्टिविटीज एक्टिंग। मान लो यहाँ पर एक कस्टमर और है, ठीक है, एक कस्टमर है। अब ये कस्टमर जो है बैंक से, इसका अकाउंट यहाँ पर है, इसका अकाउंट यहाँ पर है, लेकिन ये खुद जाकर के ट्रांजेक्शन नहीं करता, इसने किसी को अपॉइंट करके रखा है, इसके बिहाफ पे वो जाकर के ट्रांजेक्शन करता है, तो ये भी इसका कस्टमर माना जाएगा, ये भी इसका कस्टमर माना जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसने ट्रांजेक्शन किया ये बच गया, नहीं, ये भी माना जाएगा और ये भी माना जाएगा, ऐसा उसने बोला। ठीक है, तो यहाँ पर बोलता है दिस डिफिनेशन हैज बीन अडॉप्टेड बाई, कहता है आरबीआई मास्टर सर्कुलेशन, जो नो योर कस्टमर पॉलिसी की या डायरेक्शन है 2016 के, जहां पर कस्टमर को डिफाइन किया गया, वहां पर सारी बातें बताई गई। तो इसने बोला कस्टमर फ्रॉम केवाईसी नॉर्म्स पर्सपेक्टिव डिफर्स फ्रॉम द ट्रेडिशनल मीनिंग। कहता है जो ट्रेडिशनल मीनिंग हुआ करता था कस्टमर का, वो यहाँ पर बिल्कुल बदल गया है, उसको दिमाग से निकाल दो, अभी नई चीजें डाल दो। ठीक है, क्या क्या चीजें बोली? इसने कहा भाई ऐसा है, इट इंक्लूड नॉट जस्ट द पर्सन इन हुज नेम इन द डीलिंग आर कैरिड आउट विद द बैंक, बट ऑल्सो दोज हु एक्चुअली एक्ट फॉर सच पर्सन। मैंने अभी जैसे बताया ना यहाँ पर इस वाले केस में, कि इसके बिहाफ ये जो बंदा है ये डीलिंग करता है, इसका अकाउंट नहीं, अकाउंट इसका है, लेकिन ये डील करता है बैंक से, ये कस्टमर माना जाएगा, ये तो कस्टमर है ही है। ठीक है, इट कवर्स नॉट ओनली द अकाउंट होल्डर्स एंड दोज हैविंग कंटिन्यूड रिलेशनशिप, बट ऑल्सो दोज हैव अवेल, कहता है एनी ऑफ सर्विस वन ऑफ बेसिक। इसका मतलब क्या है? कहता है भाई देखो ऐसा है, बैंक जो है ना, बैंक के पास में आप चाहे रोज रोज जाओ, चाहे रोज रोज जाओ, चाहे सिर्फ एक ही बार जाओ और ट्रांजेक्शन करके निकल लो, तो भी आप कस्टमर में कवर हो जाओगे। यानी जो बार बार जा रहा है वो भी ट्रांजेक्शन करता है, वो भी कस्टमर की डेफिनेशन में आ जाएगा, जो वन टाइम गया है वो भी कवर हो जाएगा। समझ आया? अच्छा, चलिए आगे। फॉर द पर्पज ऑफ केवाईसी रिक्वायरमेंट्स, अ बैंक नीड्स टू इंक्लूड वाइड रेंज ऑफ पर्सन सर्विस लाइक। कहता है कि बहुत वाइड रेंज है यहाँ पर, जहां पर कस्टमर्स की डेफिनेशन में कवर हो जाते हैं लोग, और ये इसका पर्पज क्या है? केवाईसी रिक्वायरमेंट्स। केवाईसी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर ये वाइड रेंज कवर होती है। जैसे मान लिया आपको, आप अब बैंक अकाउंट इंक्लूडिंग फिक्स डिपॉजिट करने वाला, उधारी लेने वाला, ठीक, उधारी लेने वाला, क्रेडिट फैसिलिटी, जैसे मैंने कोई बैंक से उधार लिया, मैंने कहा भाई मुझे धंधे के लिए 10,000 रुपए दे दो, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, तो बैंक क्या करेगा? ये पकड़ो पैसे और जाओ आप अपना धंधा करो जा करके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैंने क्रेडिट फैसिलिटी बैंक से ले रखी है, ऐसे केस में भी हमें केवाईसी कराना पड़ेगा, और ऐसे केस में भी हमें कस्टमर माना जाएगा। ठीक, नॉन फंड बेस्ड का मतलब होता है यहाँ पर लेटर ऑफ क्रेडिट वगैरह जैसे जारी होता है, या फिर आप ये कह लो कि अगर कोई बंदा गारंटी दे रहा है, ठीक है, गारंटी का मतलब ये नॉन फंड बेस्ड सर्विस हो जाती है। यस, देखिए जैसे मान लिया बैंक है, ठीक है, अब ये बैंक है, देखो बैंक भी गारंटी देता, मैं ये नहीं कहता गारंटी दे रहा है। यहाँ पर जैसे मान लिया कोई बैंक किसी को लोन दे रहा है, मान लिया मिस्टर एक्स है, अब बैंक यहाँ पर इसको लोन दे रहा है, एक है मिस्टर वाई, ये मिस्टर वाई है, ये क्या दे रहा है? गारंटी दे रहा है, तो ये भी यहाँ पर कस्टमर माना जाएगा, ये भी कस्टमर माना जाएगा, दोनों को कस्टमर में लपेट दिया जाएगा। तो यहाँ पर कहता है कि क्रेडिट फैसिलिटी चाहे फंड बेस्ड हो चाहे नॉन फंड बेस्ड हो, अगर आप गारंटी भी दे रहे हो कस्टमर के बिहाफ पे बैंक को, तो ऐसे केस में भी आप कस्टमर माने जाओगे। रेमिटेंस फैसिलिटी, ऐसा मतलब आप यहाँ बैठे हो अमेरिका में, मान लो आपका कोई भाई है, पिताजी रह रहे हैं, पैसा भेजना है, आप भेज दो बैंक से, आप कस्टमर माने जाओगे, कवर हो जाओगे। ठीक है, यानी अगर आप कस्टमर हो गए ना, तो कस्टमर के केस में आपके ऊपर केवाईसी के रूल्स यानी केवाईसी के जो नॉर्म्स हैं वो अप्लीकेबल हो जाते हैं।
AML के नॉर्म्स अप्लीकेबल हो जाते हैं महाराज, किस सारा कुछ अप्लीकेबल हो जाएगा, आप बच नहीं पाओगे। आप अगर कुछ गलत करोगे बैंक के साथ में या फिर और कुछ गलत कर रहे हो किसी के साथ में तो फिर आप लपेट दिए जाओगे। ठीक है, समझ आएगी बात। अच्छा, यहाँ पर कहता है स्टैंड ऑन बेसिस इवन वंस इन मल्टीपल टाइम्स, कहता है चाहे एक बार करो चाहे बार बार करो। ठीक है, रेमिटेंस फैसिलिटी यानी पैसे भेज रहे हो एक जगह से दूसरी जगह पर। ठीक, आगे बोलता है पीपीएफ अकाउंट, पेंशन फंड अकाउंट्स, भारत सरकार की तरफ से मान लिया कोई पेमेंट तुम्हारे पास में आता है पीपीएफ अकाउंट का या फिर पेंशन फंड अकाउंट का पैसा जा रहा है, बार बार जा रहा है, चाहे 10 बार जाए चाहे 20 बार जाए। ठीक है, या फिर कोई और किसी एम्प्लॉयर का पैसा जमा हो रहा है, तो यहाँ पर जो भी पीपीएफ अकाउंट है, पेंशन फंड अकाउंट जो भी रन होते हैं, यहाँ पर भी सारी चीजें केवाईसी के रूल्स वगैरह सारा कुछ अप्लीकेबल होता है, कस्टमर माने जाते हैं। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट, अब देखो यहाँ पर क्या है, देखिए सुनिएगा, यहाँ पर थर्ड पार्टी प्रोडक्ट वाला मैंने बताया था, जैसे मान लिया कि मैंने एक बार बताया था ना कि यहाँ पर है बैंक, मेरे फादर गए यहाँ पर पैसा जमा करने। ठीक है, फादर गए यहाँ पे पैसा जमा करने, बोले कि भाई मैं पैसा जा रहा हूँ जमा करने, मैं पैसा जमा करके अभी आया। ठीक है, डिपॉजिट करके मैं अभी आया, पता चले यहाँ पिताजी को बैठा लिया, एक बंदा बैठा हुआ था यहाँ पर, उसने बैठा लिया, इनको इंश्योरेंस पॉलिसी बेच डाली, इंश्योरेंस पॉलिसी बेच डाली। अभी वो उधर से आ रहा है, मैं पूछ रहा हूँ डैडी क्या क्या कुछ और हुआ क्या, दिन बोले अरे भाई मैं तो इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद ली। तो ऐसे केस में क्या होता है ना, ये बैंक क्या करता है आजकल थर्ड पार्टीज के भी काम करता है। थर्ड पार्टी का मतलब जैसे इंश्योरेंस कंपनी के इंश्योरेंस बेच देना, म्यूचुअल फंड कंपनी के म्यूचुअल फंड यूनिट्स बेच देना। ठीक है, मतलब ये आप कह लो ना कि यहाँ पर जो भी सिक्योरिटीज यहाँ पर मतलब जो सर्विसेज यहाँ पर जो दूसरे लोग दे रहे थे, वो सर्विसेज यहाँ पर इनसे जो इंश्योरेंस कंपनी वाले, ऐसा एक बात बताओ, इंश्योरेंस कंपनी वालों का अगर इंश्योरेंस पॉलिसी अगर बैंक बेचेगा तो क्या बैंक को फायदा नहीं है? बिल्कुल फायदा है भाई। अगर मान लो इंश्योरेंस की पॉलिसी बिकी, किसी को बेच दिया, तो सर्टेन परसेंटेज बैंक को भी तो मिलता है। तो यहाँ पर कहता है कि अगर इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड वगैरह या जो भी प्रोडक्ट वगैरह बेचे जा रहे हैं जो थर्ड पार्टी के हैं, यानी कि ना तो बैंक के हैं ना कस्टमर के हैं, वो किसी दूसरी पार्टी के, थर्ड पार्टी किसी तीसरी पार्टी के हैं, तो यहाँ पर भी आपको जो ML KYC गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी और इसके अकॉर्डिंगली भी आपको कस्टमर ट्रीट किया जाता है। ठीक, आगे देखो सेफ कस्टडी सर्विसेज, ये कौन सी सर्विसेज है, जैसे मान लिया आपके पास में डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखे हैं और वो डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, आपको लगता है घर में चुहिया काट देगी या कोई रिश्तेदार उठा ले जाएगा या फिर बच्चे कहीं गंवा देंगे, तो आप एक काम करिए ना, बैंक के पास सीधा चले जाइए, उनको बोलिए साहब ये पकड़िए मेरी अमानत और अपने पास रखिए सुरक्षित संभाल करके, मुझसे ना हो पाएगा, मैं नहीं संभाल के रख सकता। बैंक क्या करता है, आपके कुछ पैसे, आपसे कुछ पैसे चार्ज करेगा, आपका जो कस्टडी में वो सर्विसेज, जो कस्टडी में वो डॉक्यूमेंट्स ले लेगा और वो जब तक रखेगा जब तक आप चाहेंगे। ठीक है, डिपॉजिट लॉकर फैसिलिटी जो है वो तो देते ही। मान लिया आपके घर में सोना रखा है, लगता है आपको चोर उठा ले जाएंगे, आप एक काम करो ना, बैंक के जाकर के बैंक के लॉकर में रख दो और वो बैंक सुरक्षित इनको रखेगा। तो यहाँ पर सेफ कस्टडी सर्विसेज या डिपॉजिट लॉकर सर्विसेज भी बैंक प्रोवाइड कराता है और ये भी अकॉर्डिंगली कस्टमर माने जाते हैं। ठीक है, आगे बोलता है रिसीविंग रेमिटेंसेज एंड पे आउट्स, कहता है अगर रेमिटेंसेज वगैरह पे आउट्स वगैरह जो भी होते हैं ये भी यहाँ पर कवर हो जाते हैं। इसके अलावा बोलता है बिसाइड द फॉलोइंग पर्सन आर ऑल्सो कस्टमर, कहता है कि भाई ऊपर वाले जो देखा है तो कस्टमर है ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी कस्टमर है। कौन कौन देखिए, कहता है इन केस ऑफ एंटिटीज हैविंग अवेलिंग सर्विसेज दियर बेनिफिशियल ऑनर्स, कहता है बेनिफिशियल ऑनर्स हैं जो, जैसे मान लो मेरे पास में एक घर है, ठीक है, मेरे पास में एक घर है, मैं क्या करूं, मैंने उस घर को बेच डाला, मैंने घर को बेच डाला, पैसा जमा कर दिया बैंक में, मैंने बोला कि भाई इसका इंटरेस्ट अगर आए ना तो मिस्टर रामू काका को दे देना, बूढ़े हो गए हैं, इनको इसका ब्याज जो है इंटरेस्ट पहुंचाते रहना, मुझे इंटरेस्ट की जरूरत नहीं, मेरे पास प्रिंसिपल जमा है वही मेरे लिए सफिशिएंट है। अब रामू काका हो गए बेनिफिशियल ऑनर, तो रामू काका क्या बन जाएंगे, कस्टमर बन जाएंगे। ठीक है, समझ गए। आगे देखो अगला पॉइंट, कहता है इन केस ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय प्रोफेशनल इंटरमीडियरी, जैसे मान लिया आप ठहरे बड़े आदमी, ठीक है, आप बहुत बड़े आदमी, आपके पास टाइम नहीं रहता है और आपका बड़ा सा बिजनेस चल रहा है, ये आपका बड़ा सा बिजनेस चल रहा है, आपके पास में टाइम नहीं है, मर्सिडीज में घूमते हैं इधर उधर और आपके पास मीटिंग्स लगी रहती, टाइम नहीं है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सीएस जो बैठे हुए हैं इनके पास टाइम ही टाइम है, फर्म लेकर के चला रहे अपनी। ठीक है, हालांकि सीए के पास टाइम नहीं रहता, वो बिजी बेचारे रहते हैं, बहुत बिजी रहते हैं। तो अब इनको आप अपॉइंट करते थे, साहब ऐसा करो आप मेरे अकाउंट को मेंटेन करो, मैं नहीं जानता हूँ, जो भी यहाँ पे जो भी करना है, पैसा जमा करना है, इन्वेस्टमेंट्स करना है, सारा डील करो आप खुद ही, मैं आपको पैसे दे दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जो बैंक है ना, तो बैंक है
बैंक मेरे भी यहाँ पे, ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं ये लोग बैंक से डीलिंग करते रहते हैं, तो ये भी कस्टमर माने जाएंगे, मैं तो कस्टमर हूँ नहीं। ठीक है, समझ गए? तो प्रोफेशनल इंटरमीडिएट भी यहाँ पर कवर हो जाते। ठीक, चलिए एक ग्लास पानी पी लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। आप लोग भी पानी पी लीजिएगा तब तक के लिए। अगला पॉइंट आता है, कहता है केवाईसी पॉलिसी इज अ मेजर पॉलिसी। देखिए ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है। कहता है की एलिमेंट्स ऑफ नो योर कस्टमर पॉलिसी। कहता है इसके जो नो योर कस्टमर पॉलिसी है, केवाईसी पॉलिसी, इसके की एलिमेंट्स क्या है? की एलिमेंट्स का मतलब होता है मुख्य बातें क्या हैं इसमें। तो देखो सबसे पहले क्या बोलता है, कहता है केवाईसी पॉलिसी इज अ मेजर पॉलिसी फॉर द मैनेजिंग बैंक इन द प्रूडेंट एंड कंप्लेंट मैनर मिटिगेटिंग एमएल और टीएफ। एमएल का मतलब मनी लॉन्ड्रिंग और टीएफ का मतलब टेरर फाइनेंसिंग। ठीक है, रिस्क इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। कहने का मतलब केवाईसी पॉलिसी वो मेजर पॉलिसी होती है जिससे बैंक को चलाने में मदद मिलती है। कैसे? नियामक रूप से। नियामक रूप का मतलब होता है कि भाई जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हो, जो मनी लॉन्ड्रिंग का रिस्क है उसको कम कर सकते हो, टेरर फाइनेंसिंग के रिस्क को कम कर सकते हो। ठीक है, समझ अभी आगे समझिएगा, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। कहता है इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। कहता है कि ये जो जो केवाईसी पॉलिसी है ना, केवाईसी पॉलिसी ये अप्रूव्ड होनी चाहिए, क्योंकि अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैंक में ही होते हैं, बैंक के कुछ टॉप लेवल के लोग। और बोलता है या तो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव नहीं कर रहे हैं तो उनके बनाई गई द्वारा जो कमेटी है, बोर्ड के द्वारा बनाई गई कमेटी है वो अप्रूव कर दे। ठीक है, अगर उनको डेलीगेट करी गई पावर इस तरीके की तो वो अप्रूव कर दे तो मान्य हो जाएगी। आगे बोलता है शुड बी रिव्यूड रेगुलरली। जो पॉलिसी बनाई गई ना केवाईसी पॉलिसी, ऐसा तो नहीं भैया आज के 10 साल पहले केवाईसी पॉलिसी बनाई गई थी, तब उस समय डिजिटलाइजेशन उतना था नहीं, तब उसके अकॉर्डिंग उन्होंने केवाईसी नॉर्म्स बनाए थे, वो आज भी चल रहे हैं। ऐसा नहीं भाई, दिन पर दिन चीजें बदल रही हैं, दिन पर दिन चीजें। देखो अभी आप कुछ समय पहले आप देखो ना, आप मार्केट में चले जाते एक भी बंदा आपको नहीं मिलता जो ऑनलाइन पेमेंट ले लेता। लेकिन आप आज सब्जी बेचने वाले के पास जाइए और बोलिए कि ऐसा है भैया मेरे पास कैश नहीं है, ऑनलाइन लोगे क्या? बोलेगा लाइए ना, ये लीजिए क्यूआर लीजिए, स्कैन करिए खट से। तो आप देखिए ना आज के हिसाब से कितनी चीजें बदल गई, आज के थोड़े दिन पहले क्या सीन हुआ करता था। तो इसलिए केवाईसी पॉलिसी को भी उसी के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे चीजें टेक्नोलॉजी बदल रही है, जैसे जैसे चीजें एडवांस हो रही हैं, वैसे वैसे केवाईसी पॉलिसी भी अपडेट होनी चाहिए, उसमें बदलाव होने चाहिए, इनको रिव्यू किया जाना चाहिए। जहां पर मॉडिफिकेशन की जरूरत है वहां पर मॉडिफाई कर दीजिए, जहां पर नई चीजें लाने की जरूरत है वहां पर नई चीजें ले आइए। तो इसीलिए ये सबसे पहली बात तो इन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूव होना चाहिए। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बीओडी अगर अप्रूव नहीं कर रहे तो कोई उनकी बनाई गई जो कमेटी है वो अप्रूव कर दे, अगर डेलीगेशन दिया गया है तो। सॉरी, और कहता है इसको रिव्यू करो रेगुलरली के ऊपर, रिव्यू करो कम से कम साल में एक बार तो कर ही लो। कहता है साल में एक बार तो कर ही लो। अगर कहता है फिर भी अगर नहीं कर रहे हो तो ध्यान रखना कि अगर साल में एक बार नहीं कर रहे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत आने वाली है। और वैसे कब करना चाहिए, कहता है अगर पीएमएलए, ठीक है, यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, या इसके जो रूल्स हैं जिससे यहाँ पर लिखा ना पीएमएलए या फिर पीएमएल रूल्स, ठीक है, रेगुलेशंस ऑफ आरबीआई, जो भी आरबीआई के द्वारा जो रेगुलेशंस गाइडलाइंस वगैरह आती हैं, अगर उसमें कुछ फेर बदल आ रहा है, नई चीजें आ रही हैं, ठीक है, और या फिर आप नई बिजनेस में एंटर करने जा रहे हो या फिर नए एरिया में एंट्री करने जा रहे हो, नई जगह पर अपना ऑफिस डाल रहे हो, एंट्री मारने जा रहे हो, तो ऐसी जगहों पर जब जा रहे हो ना तो आपको 100% केवाईसी पॉलिसी क्या करनी पड़ेगी, रिव्यू करनी पड़ेगी। रिव्यू का मतलब आप उसको देखो क्या जो हमारे सामने जो सिचुएशंस खड़ी हैं क्या उसके अकॉर्डिंगली सारी चीजें फिट बैठ रही कि नहीं बैठ रही। अगर नहीं बैठ रही बदल डालो उसको। ठीक है, अगला, यूजुअली द प्रिंसिपल ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कीपिंग द केवाईसी पॉलिसी अपडेटेड एंड रेलेवेंट। जो प्रिंसिपल ऑफिसर होता है ना बैंक का, वो क्या करता है, वो कहता है कि भाई केवाईसी पॉलिसी को अपडेट रखो, निगरानी रखता है कि आपने
उसको ठीक से अपडेट कर रहे हो, टाइम टाइम पे नहीं कर रहे हो, रिलेवेंट जो चीजें उनको देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, ये प्रिंसिपल ऑफिसर का काम होता है। यहाँ पर हम लोग अभी आगे इसी चैप्टर में ही है, आप सारी चीजें डिटेल में पढ़ोगे, मैं डिफरेंस भी बताऊंगा, सारी चीजें आप पढ़ोगे। अभी थोड़ा धैर्य रखिए आप लोग, ठीक है। यहाँ पर देखिए एमएल और केएफटी का सीएफटी का आपका डिफरेंस मैंने डाल के रखा हुआ है। बोलता है केवाईसी पॉलिसी कंप्रीहेंसिव डॉक्यूमेंट। कहता है केवाईसी पॉलिसी एक कंप्रीहेंसिव डॉक्यूमेंट है that contains norms related to handling of the customer's business or organization setup the various responsibilities creating awareness among the customer and the staff। देखो केवाईसी पॉलिसी एक डॉक्यूमेंट नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट्स का मतलब इसमें सारा कुछ वो है जो किसी बैंक को चलाने के लिए जरूरत होती है, ताकि बैंक के साथ कोई धोखाधड़ी ना कर पाए, कोई इसको दगा ना कर पाए, कहने का मतलब है उसके साथ में छल कपट ना कर पाए, ठीक है। इसके लिए वहां पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कर दी जाती है स्टाफ की, जो तुम्हारा कस्टमर है उसको भी बताया जाता है तुमको क्या क्या हमारे साथ में ट्रांजेक्शन नहीं करने हैं, ठीक है, अगर करोगे तो धर लिए जाओगे। और स्टाफ को भी बता दिया जाता है कि आपको क्या चीजें देखनी है, क्या करनी है, ठीक है, वो सारी बातें। की एलिमेंट्स पॉलिसी के क्या हो सकते हैं, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, आगे बोलता है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर्स, रिस्क मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग एंड ट्रांजेक्शन। कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी का मतलब होता है कि भाई हमारे पास में जो कस्टमर जो आ रहा है, क्या कस्टमर उसको एक्सेप्ट करेगा या हम एक्सेप्ट करेंगे, मतलब हमारे जो जो बनाया गया केवाईसी पॉलिसी है, क्या कस्टमर उसको एक्सेप्ट कर रहा है। अगर कस्टमर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है या कस्टमर को कहीं प्रॉब्लम आ रही है, कस्टमर को तोड़ रहा है उन चीजों को, तो हमें उसको रिव्यू करके, अगर कस्टमर धोखाधड़ी छल कपट कर रहा है पैसे में, हमें क्या करना पड़ता है, हमें रिपोर्ट करनी पड़ती है। कहाँ करनी पड़ती है, हमने बताया था फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को या अदर अथॉरिटी जिसको रिपोर्ट करना होता है, अथॉरिटी। उसके बाद में जो कस्टमर के आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, यहाँ पर वो चीजें आती हैं कि कस्टमर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के आएगा, उसको आइडेंटिफाई, मतलब जब कोई कस्टमर आता है आप क्या मानते हो, कहाँ से आए हो, किसके बेटे हो, अगर लड़के किसके लड़के हो, किस कास्ट से बिलोंग करते हो, वो भी देखिए कास्ट जितना इंपॉर्टेंट नहीं होती है। आप कहाँ से आए हो, एड्रेस क्या है, मतलब प्रॉपर भारत के रहने वाले हो या नहीं हो, सारी डॉक्यूमेंट रेजिडेंशियल एड्रेस के साथ, आपकी आइडेंटिटी, ताकि आप कुछ गलत करो तो आपके घर जा करके आपको वहां पे पकड़ा जा सके अगर आप गलत कर रहे हो तो। समझ गए ना बात को। रिस्क को मैनेज करना, रिस्क को कैसे मैनेज करना है, ठीक है, ताकि हमें जो हमारा पैसा है ना वो डूबने ना पाए। मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स, मतलब जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनके ऊपर नजर बनाए रखें, देख रेख करना। अब यहाँ पर बोलता है सम बैंक्स मे हैव टू डिस्टिंक्ट डॉक्यूमेंट्स कवरिंग केवाईसी पॉलिसी पर्टेनिंग टू कस्टमर आइडेंटिफिकेशन एंड कस्टमर ड्यू डिलिजेंस। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है जब कस्टमर बैंक में खाता खुलवाने के लिए आता है ना, तब उससे आप क्या क्या मांगते हो, भाई इलेक्ट्रिसिटी का बिल ला के दे दो, अपना पहचान पत्र दे दो, आधार कार्ड दे दो, पैन कार्ड दे दो, ये सारी बातें ये कस्टमर आइडेंटिफिकेशन में आती है। कस्टमर जब एक बार अकाउंट ओपन कर लिया ना, उसके बाद में कस्टमर क्या क्या ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं पैसे, क्या क्या कर रहे हो अपने अकाउंट में, उसकी एक्टिविटीज पर नजर रखना, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, ठीक है। एएमएल और सीएफटी पॉलिसी, अभी आप देखोगे यहाँ पर मैंने डिफरेंस बना के रखा, बहुत प्यारा सा डिफरेंस है। पर्टेनिंग टू मॉनिटरिंग ट्रांजेक्शन रिपोर्टिंग टू फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। देखिए ध्यान से पहले थोड़ा पढ़िएगा इसको यहाँ से, अगर आपको लगता है कि फास्ट चल रहा हूं तो उसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। देखिए एएमएल और सीएफटी मैं पढ़ता हूं साथ साथ में समझाता चलता हूं। सबसे पहला हमने पॉइंट लिखा है एएमएल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और कम्बेटिंग द फाइनेंशियल ऑफ टेररिज्म। कम्बेटिंग का मतलब बताइए बताइए, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ सोच के बताइए। कम्बेटिंग का मतलब रोकना, ठीक है। देखिए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू प्रिवेंट द लॉन्ड्रिंग ऑफ इलीगल मनी। कहता है प्रिवेंट, प्रिवेंट किसको करना है, लॉन्ड्रिंग ऑफ इलीगल मनी, यानी कि काले पैसे को सफेद पैसे में बदलना दो, मतलब ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने से रोकना, ठीक है। व्हाइट मनी में आ जाएगा तो फिर व्हाइट मनी में वो इन्वॉल्व होकर फिर क्या करेगा, बंदा ऐश करेगा, ठीक है। इसको रोकना किसका काम होता है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का काम होता है। तो इसीलिए लिखा है टू प्रिवेंट लॉन्ड्रिंग ऑफ द इलीगल मनी प्रोसीड्स फ्रॉम क्राइम, ड्रग्स, करप्शन वगैरह, जहां से पैसा लेकर के आए हो उसको व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसको रोकने के लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लाया गया एंड स्टॉप इट फ्रॉम अपेयरिंग लेजिटिमेट,
लेजिटिमेट का मतलब होता है कि काले धंधे को, काले पैसे को सफेद पैसे यानी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट होने यानी दिखने से रोकने का प्रयास करना। समझ आया? आगे देखिए, अब यहां पर जो होता है ना सीएफटी, सीएफटी क्या होता है? कम्बेटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। कहता है टू प्रिवेंट द, कहता है टू प्रिवेंट द कलेक्शन, सोर्सिंग, मूवमेंट ऑफ फंड्स इंटेंडेड फॉर टेररिस्ट, बोलता है टेररिस्ट एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन। क्या मतलब हुआ कि भाई देखो, पैसा इकट्ठा हो गया, पैसा इकट्ठा हो गया। अब पैसा इकट्ठा करने के बाद में उनको टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन वहां तक पहुंचने से रोक दे, यानी वो लोग उसको यूज ना कर पाए, उसको वहां पर ये काम करता है क्या? कम्बेटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, पैसे को रोक देना, वहां तक ना पहुंचे। अब ध्यान से सुनो, ये पैसा जो होता है ये हमेशा इलीगल सोर्सेस से आया होता है। ये जरूरी नहीं कि इलीगल से सोर्सेस से आया हो, यहाँ पर लीगल पैसा भी इन्वॉल्व हो सकता है। इलीगल तो होगा ही, साथ लीगल पैसा भी इन्वॉल्व हो सकता है। जो जो तुम्हारा टेररिस्ट लोग जो यूज करते हैं पैसा, यानी टेररिज्म के लिए जो पैसा जो यूज किया जा रहा है, वो जो तुम्हारे ब्लैक मनी वाले हैं वो तो देते ही, साथ में जो ब्लैक मनी यानी व्हाइट मनी वाले भी पैसा दे देते हैं कि भैया जाओ लोगों को मारो, खत्म करो, उड़ाओ। ठीक है, यहाँ पर तो समझ आ गया ना? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और जो कम्बेटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। अगला पॉइंट देखिए, सोर्सेज ऑफ फंड्स। तो बोलता है सोर्स ऑफ फंड्स इज ऑलवेज इलीगल और डिराइव्ड फ्रॉम द क्रिमिनल एक्टिविटी। मैंने ये पॉइंट अभी भी बताया। द सोर्स ऑफ फंड्स कैन बी लीगल, कहता है कैन बी लीगल, बोलता है सच एज लेजिटिमेट बिजनेस, बोलता है, और जैसे बोलता है चैरिटी डोनेशन, एज वेल एज कहता है कि इलीगल भी हो सकता है। फोकस एरिया क्या है? कहता है फोकस प्राइमरली ऑन द ओरिजिन, कहता है द मनी, वेयर द मनी कम्स फ्रॉम। कहने का मतलब क्या है, कहाँ पे ये कहाँ फोकस करता है कि भाई पैसा कहाँ से आ रहा है, और ये कहाँ फोकस करता है पैसा कहाँ जा रहा है। ठीक है, कहाँ पैसा जा रहा है वहां के लिए फोकस करता है, इसीलिए वो जाने से पैसे को रोकना। ये पैसा कहाँ से आ रहा है उसको व्हाइट मनी में कन्वर्ट ना कर दे कोई बंदा, तो इसलिए वहां पर फोकस करता है। क्लियर हो गया? ओके। आज पता नहीं क्या गर्मी बहुत ज्यादा है, प्यास लग रही है, सॉरी दोस्तों, अगर आपको भी लग रही हो, गला मेरा सूख रहा है इसीलिए मैं बार बार पानी पी रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो चीजें दे रखी हैं। अब इन दो चीजों में बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं यार पता ही नहीं क्या है, साला समझ में नहीं आता है, इधर से उधर डायरेक्टर क्या है, प्रिंसिपल ऑफिसर क्या है। तो यहाँ पर मैं बता दूं, यहाँ पे जो मैंने डिफरेंस डाला हुआ है इससे आप क्लियरली समझ पाएंगे कि जो डेजिग्नेटेड डायरेक्टर होता है और जो प्रिंसिपल ऑफिसर होता है उसका क्या काम होता है और कैसे डिफर करते हैं इसके फंक्शंस आपस में। ठीक है, इनका रोल क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से। कहता है ऑर्गेनाइजर सेटअप फॉर एएमएल, यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो सेटअप बनाएगा, जो ढांचा तैयार किया गया वो क्या है? बोलता है PMLR स्टिपुलेट्स दैट बैंक्स मस्ट डेजिग्नेट द फॉलोइंग फंक्शनरी फॉर द मीटिंग फॉर्मूला ऑब्लिगेशन। फॉर्मूला के जो ऑब्लिगेशन है ना, उनको देखने के लिए दो बंदे यहाँ पर नियुक्त करे जाते हैं। पहला डेजिग्नेटेड डायरेक्टर और दूसरा प्रिंसिपल ऑफिसर। काम क्या है इनका? जो मुख्य रोल है, बोलता है रेस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल कंप्लायंस विद द, कहता विद ऑल केवाईसी एमएल ऑब्लिगेशन। जितने भी केवाईसी और एमएल के ऑब्लिगेशंस हैं, जो रूल्स रेगुलेशन लॉज वगैरह जो गाइडलाइंस वगैरह जो भी आया है, सबको देखना किसका काम होता है? डीडी का काम होता है, यानी डेजिग्नेटेड डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबल होता है इस काम के लिए। अगला जो पीओ है, ये कहता है रेस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एंड रिपोर्टिंग सस्पिशियस एक्टिविटीज टू फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। मतलब कि भाई दिन प्रतिदिन आप देखो कि क्या सारे ट्रांजेक्शन सही से हो रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा ट्रांजेक्शन हुआ है जो कि सस्पिशियस है, डाउटफुल है, पैसा कहीं गलत जगह से आया हुआ है, तो आप तुरंत के तुरंत किसको रिपोर्ट करोगे? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को रिपोर्ट करना पड़ेगा।
कहता है कौन अपॉइंट करता है, कहता है मस्ट बी टॉप टियर फंक्शनरी, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, होल टाइम। कहता है हु कैन बी अपॉइंटेड, कहता है कौन अपॉइंट हो सकता है, तो कहता है कि ये तुम्हारा टॉप टियर फंक्शनरी हो सकता है, मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है, होल टाइम डायरेक्टर हो सकता है, मैनेजिंग पार्टनर हो सकता है, या फिर मैनेजिंग ट्रस्टी भी हो सकता है, या फिर बोलता है कोई कोऑपरेटिव रूरल बैंक, या कोई बोलता है अ सीनियर मैनेजमेंट ऑफिसर हो सकता है। इसमें ऐसे कैसे बोलता है कोई सीनियर ऑफिसर होगा डेजिग्नेटेड बाय द बैंक स्पेसिफिकली टू मैनेज द एमएल रिपोर्टिंग फंक्शन। यहाँ पर सीनियर ऑफिसर, यहाँ पर इतने सारे लोग आ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेन फोकस एरिया क्या रहेगा, कहता है फोकस ऑन द गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पॉलिसी, मतलब इंश्योरिंग अप्रोप्रिएट फंक्शनल सेटअप, स्किल्ड स्टाफ होना चाहिए, एडुकेट सिस्टम्स होने चाहिए। मतलब कि यहाँ पर इसका काम, जो डीडी का काम होता है ना, डीडी देखता है कि वहां पर जैसे अगर मेरे को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के जो कंप्लायंस है वो देखने की प्रॉपरली रैंक फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही, उनके पास प्रॉपरली देखेंगे स्टाफ वगैरह सब कुछ है कि नहीं है, स्टाफ को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, यानी फंक्शनल सेटअप पूरा उनके पास होना चाहिए, तभी तो फॉलो कर पाएंगे। तो इसीलिए स्टाफ होना चाहिए, एडुकेट सिस्टम्स होने चाहिए, ताकि उनको फॉलो कर सके और सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको पूरा किया जा सके। आगे बोलता है फोकसेस ऑन द ऑपरेशंस एंड एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी, जो पॉलिसी बनाई गई उनको मॉनिटर करना, वो इम्प्लीमेंट हो रही प्रॉपरली नहीं हो रही है, और अपडेट करना जो ट्रैकिंग सिस्टम्स एंड स्कैनिंग ट्रांजेक्शन, जैसे मैंने बताया था ना कि जो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन लगते हैं वो रिपोर्ट करता है, तो इसी के थ्रू करता है, क्योंकि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चेक करने की। आगे होता है, आगे बोलता है, कहता है कि रिपोर्टिंग अथॉरिटी अकाउंटेबल डायरेक्टली टू द बैंक्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड एक्सटर्नल रेगुलेटर्स लाइक आरबीआई। कहता है किसको रिपोर्ट करेगा, कहता है बैंक के बीओडी को रिपोर्ट करेगा, और एक्सटर्नल रेगुलेटर जैसे जिनको, जैसे आरबीआई वगैरह, उनको रिपोर्ट करेगा। ये किसको करेगा, कहता है रिस्पॉन्सिबल फॉर द सबमिटिंग द पीरियडिकल रिपोर्ट्स टू द टॉप मैनेजमेंट एंड द शेयरिंग ट्रांजेक्शन रिपोर्ट द फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट को बताएगा, इसके साथ साथ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को बताएगा। अब देखो यहाँ पर क्या बोलते हैं, एजेंसी लियाजन, इसका मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंट द एंटिटी एट द हाई पॉलिसी गवर्नेंस लेवल। कहने का मतलब ये है कि जो बाहर की अथॉरिटी उसके साथ में मिल करके और बैंक के साथ में बीच के कड़ी का जो ये काम करता है, वो यहाँ पर क्या करता है, एक जो रिप्रेजेंट करता है एंटिटी की बिहाफ पे, ये क्या करता है, मेंटेन एक्टिव लिएजन एंड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, जैसे तुम्हारा पुलिस हो गया, ईडी हो गया, इनके बीच में और बैंक के बीच में तालमेल फिट करना, यानी इनके बीच में एक ब्रिज का काम करता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका कंप्लीट हो गया। क्या कंप्लीट हो गया, आप क्या पढ़ रहे थे, डिफरेंस बिटवीन डेजिग्नेटेड डायरेक्टर और प्रिंसिपल ऑफिसर। अब क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हुआ है ना, तो एक बार वापस से रिकैप करके देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा 100%। अब देखिए एमएल टीम, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग टीम है क्या, पहले समझिए। कहता है कहता है डिस्टिंक्ट फंक्शंस यूनिट इज पुट इन प्लेस फॉर द टेकिंग नेसेसरी मेजर फॉर द कंप्लायंस विद द लीगल एंड रेगुलेटरी एमएल स्टिपुलेशंस। यहाँ पर जो मेन फंक्शन है वो एमएल टीम के क्या है, कहता है रिव्यू करना और अपडेट करना पॉलिसी को रेगुलरली। आगे बोलता है जो गाइड बिजनेस ऑपरेशंस फंक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ कस्टमर आइडेंटिफिकेशन और ड्यू डिलिजेंस। कहने का मतलब ये है कि कस्टमर के आइडेंटिफिकेशन में, कस्टमर का जो ड्यू डिलिजेंस कराना है या करना है, उसके संबंध में गाइड प्रोवाइड करना, मतलब गाइड करना, उनको सुझाव देना, मशवरा देना, अपनी राय रखना। ठीक है, वो सारी बातें। आगे बोलता है टू अंडरटेक एमएल और टीएफ, मनी लॉन्ड्रिंग या फिर टेरर फाइनेंसिंग। ठीक है, रिस्क असेसमेंट ऑफ द बैंक एंड रिव्यू पीरियडिकली। देखो रिस्क असेसमेंट का मतलब होता है कि बैंक को कहीं नुकसान न हो जाए, बैंक के साथ कोई छल कपट न कर दे, तो वहां पर भी ये क्या करते हैं, पीरियडिकली रिव्यू करने का काम भी करते हैं। असिस्ट बिजनेस ऑपरेशन यूनिट्स एंड कस्टमर रिस्क कैटेगराइजेशन। कहता है यहाँ पर जो बिजनेस ऑपरेशन होते हैं कस्टमर की, वहां पर मतलब जो, कहने का मतलब ये है, कस्टमर आता है, कस्टमर जो बैंक से जुड़ा हुआ है, वो जो ट्रांजेक्शन कर रहा है ना, उसमें रिस्क कितना है, तो रिस्क कैटेगरी वाइज डालते हैं कि भाई ये कम रिस्की है ट्रांजेक्शन, ये ज्यादा रिस्की, या ऐसे कह लो ये लो रिस्की है, ये उससे ज्यादा रिस्की ट्रांजेक्शन है, ये उससे ज्यादा, उनकी कैटेगरी मेंटेन करना, वहां पर ये असिस्ट करते हैं लोग। आगे बोलता है टू मॉनिटर ट्रांजेक्शन डिटेक्शन द सस्पिशियस ट्रांजेक्शन, जो
सस्पिशियस ट्रांजेक्शन होते हैं ना, उनको देख रेख करना, उनको डिटेक्ट करना। ठीक, डिटेक्ट करना का मतलब पता लगाना, ढूंढना, ये भी काम करते हैं। सबमिट वेरियस प्रिस्क्राइब रिपोर्ट्स, कहता है जो रिपोर्ट तुम्हारी भेजनी, जहां भेजनी, जिसको भेजनी, जिसको देना, वो सब भेजने का काम। एनी इन्फॉर्मेशन शॉर्ट टू FI इंडिया, कहता है अगर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को कोई इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है तो वहां पर भी इन्फॉर्मेशन वो लोग देते हैं। कौन देता है? ML टीम। तो ML टीम के काफी सारे फंक्शंस होते हैं, यानी आप कह सकते हो कि जो ऊपर लोग ये बंदे बैठे हुए हैं, इन बंदों के अलावा यहाँ पर पूरी ML टीम होती है। कितना सारा वर्कलोड इनके ऊपर भी होता है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि बैंक के अंदर अगर KYC पॉलिसी और CFT के रूल्स अगर बहुत अच्छे से हैं, अगर मतलब आप इन्फोर्स हुए हैं, या मतलब कि प्रॉपरली कंप्लायंस इनका हो रहा है, ऐसे सिंपल लैंग्वेज में। तो अगर कंप्लायंस होगा तो आप ये कह सकते हो कि भाई बैंक को शायद ही कभी धोखाधड़ी कस्टमर कर पाए, वरना धोखाधड़ी के चांसेस बहुत कम रहते हैं। अगला आता है ऑब्लिगेशंस अंडर PMLA। कहता है PMLA लेज डाउन द प्राइमरी ऑब्लिगेशंस फॉर द रिपोर्टिंग एंटिटीज। कहता है जो रिपोर्टिंग एंटिटी यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक्स के लिए, कहता है कि वेरीफाई आइडेंटिटी ऑफ द कस्टमर्स, कस्टमर्स की जो आइडेंटिटी है उनको वेरीफाई करना, और या उनके बेनिफिशियल ऑनर है थ्रू एनी ऑफ द स्पेसिफाइड मोड्स। दीज इंक्लूड ऑथेंटिकेशन, ऑफलाइन वेरिफिकेशन ऑफ आधार, आधार वेरीफाई कराओ, ठीक है, या फिर पासपोर्ट वगैरह है। यह बोलता है, कहता है एनी ऑफ द स्पेसिफाइड ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट, बिजली का बिल, फोन का बिल, ठीक है, वोटर ID, पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन नंबर, देयर आर नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जिनसे आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिटी जो है उसकी वेरीफाई कर सकते हो किसकी, कस्टमर्स की। ठीक, मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन एज स्पेसिफाइड, फर्निश इंफॉर्मेशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड ट्रांजेक्शंस इंक्लूडिंग अटेम्प्टेड ट्रांजेक्शंस। दीज रिकॉर्ड शैल केप्ट फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। क्या कह रहा है? कहता देखो भैया सुनो, एक बात मैं आपको बता दूं। मान लेते हैं यहां पर ये है बैंक। अब बैंक के पास में एक कस्टमर था, वो यहीं पर अपना अकाउंट क्लोज कर दे रहे हैं। तो कस्टमर को यहां से लेकर के अगले 5 साल तक, 5 साल तक इसके डॉक्यूमेंट्स, डेटा वगैरह सारा कुछ मेंटेन करके चलना है। अगर ये कुछ धोखाधड़ी करके भागा होगा ना, तो डेटा तो रहेगा ना, उसे चेक किया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है, इसीलिए। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ पर इन्होंने देखो एक और चीज बोली जो मैंने अभी बताया ना। देखिए यहाँ पर कहता है, मान लो जैसे कोई ट्रांजेक्शन करने का प्रयास कर रहा था लेकिन वो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो उसका भी डेटा मेंटेन करके रखना। ऐसा नहीं कि उसने ट्रांजेक्शन करने की कोशिश करी और तुमने हटा दिया। हो सकता है कि वो जो ट्रांजेक्शन कर रहा है वो मनी लॉन्ड्रिंग का हो, इलीगल हो, धोखाधड़ी वाला हो। ठीक, तो उसको अगर मेंटेन करके रखोगे तो पकड़ लिया जाएगा वो इजिली, उसको पकड़ लेगी पुलिस। नहीं रखोगे तो भाग जाएगा वो। इसीलिए यहाँ पर बोला कि चाहे वो कोई भी इंफॉर्मेशन हो, या अकाउंट खोल के बंद कर रहा हो, या फिर कोई ट्रांजेक्शन ऐसा कर रहा हो जो फेल हो गया हो, सारी की सारी ट्रांजेक्शन आपको 5 साल तक रखनी है। जो देखो ट्रांजेक्शन कर रहा है उसके बाद, समझ गए ना। आगे बोलता है टू मेंटेन रिकॉर्ड्स आइडेंटिटी, कब बोलता है टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, जैसे क्लाइंट और बेनिफिशियल ऑनस्टेन के जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे मैंने भी बताया था ना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली का बिल, राशन कार्ड वगैरह, या ये सब फोन बिल, ये सारे तुमको आपको मेंटेन करना है। एंड अकाउंट फाइल द बिजनेस करस्पॉन्डेंस ऑफ द क्लाइंट, जो बिजनेस क्लाइंट को जो भेजे जा रहे डॉक्यूमेंट वो भी, कहता देयर आर टू बी मेंटेन फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ अकाउंट। कहता है तो क्लोजर अकाउंट बंद कर दिया उसने, या फिर एंड ऑफ रिलेशनशिप विच एवर लेटर। कहता है तो अकाउंट बंद करने की तारीख देख लो। अकाउंट तो बंद कर दिया लेकिन अभी भी रिलेशनशिप उसके पास में है, तो वो क्रेडिट कार्ड चला रहा है बढ़िया, या फिर DD हर महीने बनवा के निकाल रहा है, वहां से ले रहा है, कैसे भी लेके जा रहा है। तो जब से उसने ट्रांजेक्शन किया है या रिलेशनशिप उसके साथ खत्म हुआ है या अकाउंट बंद किया है, इसके बाद 5 साल तक रिकॉर्ड मेंटेन करके चलना है। और कहता है कि ऑल इंफॉर्मेशन मेंटेन एंड फर्निश कॉन्फिडेंशियल। आपको किसी को ये सब बातें नहीं बतानी है, इनको कॉन्फिडेंशियल रखो। कस्टमर्स को भी ना पता चले कि आपकी जो चीजें हैं ना वो हमारे हमारे द्वारा चेक की जा रही थी, सब कॉन्फिडेंशियल गुप्त रखा जाता है। आगे बोलता है, कहता है बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन बैच
कहता है कि बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन बैंक शैल कैरी आउट द फॉलोइंग। कहता है कि जो तुम्हारे स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन होते हैं उनको करने से पहले बैंक को क्या क्या चीजें करनी चाहिए। वेरीफाई आइडेंटिटी ऑफ द क्लाइंट, आधार ऑथेंटिकेशन और एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड मोड। कहता है कि उसका पहले आइडेंटिटी तो चेक करो क्लाइंट का, उसके बाद ही ट्रांजेक्शन करो। कहता है एग्जामिन द ओनरशिप, फाइनेंशियल पोजीशन, सोर्सेज ऑफ फंड्स ऑफ द कस्टमर। कहता है कि जो ट्रांजेक्शन कर रहा है उसकी ऑनरशिप चेक करो, फाइनेंशियल पोजीशन देखो, कहाँ से पैसा है वो भी तो देखो, सारा कुछ देखो। आगे बोलता है रिकॉर्ड द पर्पज बिहाइंड द ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन क्यों कर रहे हो उसका पर्पज बताओ। नेचर ऑफ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बताओ पार्टीज के बीच में क्या है, एजेंट हैं, एजेंट प्रिंसिपल हैं, या फिर लेजर लेसी हैं, या क्या हैं, मतलब डेटा क्रेडिटर हैं, या फिर सेलर बायर हैं, क्या है भाई उनके बीच में रिलेशनशिप बताओ। सारी बातें वहां पर मेंशन होनी चाहिए। अगला दिन कहता है कि स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन ऑफ द कैश विड्रॉल्स। कहता है स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन की बात सुनो। कहता है कैश जो विड्रॉल्स रहेंगे, डिपॉजिट्स रहेंगे, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस अबव स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड वैल्यू, ठीक है, हाई वैल्यू इंपोर्ट्स, रेमिटेंस एंड अदर ट्रांजेक्शंस जहां पर तुम्हारा एमएल और टीएफ रिस्क रहता है। कहता है इंटरेस्ट ऑफ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ना एक ट्रांजेक्शन जो बहुत बड़ा इंपोर्ट कर रहे हो बहुत बड़ी मात्रा में, या फिर पैसा बाहर भेज रहे हो, क्यों भेज रहे हो भाई इतना पैसा बाहर, तो स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन जहां पर लगता हो बैंक को कि यार अगर इतना पैसा चला गया इस लायक कस्टमर। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो कोई कस्टमर है, अब कोई कस्टमर है उसके अकाउंट में कभी 100 रुपए पड़े हैं, कभी 1000 पड़े हैं, कभी 5000 पड़े हैं, कभी 10,000 पड़े हैं, ठीक है, फिर निकाल लेगा फिर 2000 पड़े हैं, ऐसे ट्रांजेक्शन के हो रहे हैं। लेकिन एक महीने पता चला कि उसने 1 करोड़ रुपए, उसने 1 करोड़ रुपए या 10 लाख रुपए, एक और जीरो बढ़ा लें, ठीक है, 1 करोड़ रुपए उसने फॉरेन कंट्री में भेजे हैं, रेमिटांस किया है। तो क्या बैंक को ये नहीं चाहिए कि एक बार चेक कर ले? आपको चाहिए भाई, चेक करो 1 करोड़ कहाँ से है भाई, छुट्टे कमाने वाले इंसान थे, तुम्हारे अकाउंट में छुट्टे जमा होते थे, इतना बड़ा अमाउंट कहाँ से आ गया, ठीक है। तो वहां पर क्या करना चाहिए, इनहांस मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग बढ़ा दो और स्क्रूटनी करो उसकी, चेक करो ट्रांजेक्शन को, सारी चीजें। अगर आपको लगता है वो सस्पिशियस है तो चेक तो करो ही, साथ में रिपोर्ट भी कर डालो अगर लगता है सस्पिशियस है, ठीक है, रिपोर्ट भी कर डालो, ठीक है। तो आज हमने दोस्तों ये जो हमारा जो पार्ट 2 था वो खत्म हो गया, चैप्टर 2 पार्ट 2 ये खत्म हो गया। और अगर आपको वीडियो जरा से भी पसंद आ रहा है तो कृपया एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों को भी अपने इस चैनल के बारे में बता दीजिएगा, ठीक है, ताकि उनको बेनिफिट मिल सके, ठीक है? और आपको पता ही है पीडीएफ कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल में, सारे लेक्चर सब कुछ सब प्रॉपर तरीके से कहाँ मिलेगा, ओशन बैंक एकेडमी ऐप पर मिलेगा, ठीक है। हालांकि यहाँ भी मैं सब डाल रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए कि यहाँ सब कुछ नहीं डलेगा, यहाँ मैं डाल रहा हूँ, मैं सारा कुछ अवेलेबल कराऊंगा। लेकिन हाँ कुछ चीजें हैं जो कि यहाँ पर मैं पब्लिकली तो नहीं दे सकता, हाँ कुछ चीजें हैं जो कि वहाँ पर सारी चीजें मिल जाएंगी, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है, अभी सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके बाय बाय सी यू, ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।